अध्याय 27 मीनार पर गिरी बिजली। सितारों भरे आसमान के नीचे लौट आने के बाद हैरी ने डंबलडोर को सबसे करीबी शिलाखंड के ऊपर तक धकाकर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। डंबलडोर का वजन लगभग संभालते हुए गीले और कांपते हैरी ने पूरी एकाग्रता से अपने गंतव्य स्थल पर ध्यान केंद्रित किया, हॉग्समीड। अपनी आंखें बंद करके उसने पूरी ताकत से डंबलडोर का हाथ पकड़ लिया। फिर उसे भयंकर दबाव महसूस होने लगा। आंखें खोलने से पहले ही वो जान गया कि उसने ये काम सफलतापूर्वक कर दिया था, क्योंकि नमक और समुद्री हवा की गंध चली गई थी। वो और डंबलडोर कांप रहे थे तथा उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। वे हॉग्समीड की अंधेरी हाई स्ट्रीट पर खड़े थे। एक भयंकर पल के लिए हैरी ने कल्पना की कि दुकानों के पास से और सजीव लाशें उनकी तरफ आ रही थीं, लेकिन उसने पलकें झपकाईं और देखा कि कोई भी चीज नहीं हिल रही थी। सब कुछ स्थिर था। अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लैंपों और ऊपर की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। हमने ये काम कर दिया प्रोफेसर, हैरी थोड़ी मुश्किल से फुसफुसाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सीने में दर्द होने लगा था। हमने ये काम कर दिया, हमें होर्क्रक्स मिल गया। डंबलडोर उससे टिक कर खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद वे लड़खड़ाने लगे। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि उसके फूहड़ अंतर्ध्यान के कारण डंबलडोर डगमगा गए होंगे। फिर उसने उनका चेहरा देखा, जो स्ट्रीट लैंप की दूर से आती रोशनी में पहले से ज्यादा पीला और बेरंग दिख रहा था। सर, आप ठीक हैं? पहले से बेहतर हूं, डंबलडोर ने कमजोरी से कहा, हालांकि उनके मुंह के कोने कांप रहे थे। वो काढ़ा, कोई स्वास्थ्यवर्धक पेय तो था नहीं। हैरी को यह देखकर दहशत हुई कि डंबलडोर जमीन पर बैठ गए। सर, कोई बात नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करें। उसने मदद की तलाश में चारों तरफ हताशा से देखा, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ इतना ही सोच पा रहा था कि उसे किसी तरह डंबलडोर को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। हमें स्कूल पहुंचना होगा सर। मैडम पॉम्फ्री? नहीं, डंबलडोर बोले, मुझे प्रोफेसर स्नेप की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस वक्त उतनी दूर तक पैदल चल सकता हूं। ठीक है सर, सुनिए, मैं किसी दरवाजे को खटखटाता हूं जहां आप थोड़ी देर रुक सकें, फिर मैं भागकर मैडम सीवियरस। डंबलडोर धीरे से बोले, मुझे सीवियरस की जरूरत है। तो ठीक है, स्नेप को ही ले आता हूं, लेकिन मुझे आपको एक पल के लिए छोड़कर जाना होगा ताकि मैं मदद लेकिन इससे पहले कि हैरी हिल भी सके, उसे भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल उछल पड़ा। किसी ने देख लिया था, किसी को पता चल गया था कि उन्हें मदद की जरूरत थी। उसने मुड़कर देखा कि मैडम रोजमर्टा अंधेरी सड़क पर तेजी से उनकी तरफ आ रही थीं। वे ऊंचे हील वाली रोएदार स्लीपर्स और एक रेशमी ड्रेसिंग गाउन पहने थीं, जिस पर ड्रैगन कढ़े हुए थे। जब मैं अपने बेडरूम के पर्दे लगा रही थी तो मैंने आपको प्रकट होते देख लिया। हे भगवान, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या। लेकिन एल्बस को क्या हुआ? वे ठहर गईं और हांफते हुए आंखें फाड़कर डंबलडोर को घूरने लगी। वे घायल हो गए हैं, हैरी ने कहा। मैडम रोजमर्टा, आप उन्हें 3 ब्रूमस्टिक्स में रखें, तब तक मैं स्कूल जाकर उनके लिए मदद लाता हूं। तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। क्या तुम्हें एहसास नहीं है? क्या तुमने नहीं देखा? अगर आप उन्हें पकड़ने में मेरी मदद कर दें, हैरी ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि हम उन्हें अंदर ले जा सकते हैं। क्या हुआ? डंबलडोर ने कहा। रोजमर्टा, कुछ गड़बड़ हुई है? मौत का निशान है एल्बस। और उन्होंने आसमान में हॉगवर्ट्स की तरफ इशारा कर दिया। इन शब्दों को सुनकर हैरी के मन में दहशत भर गई। उसने मुड़कर देखा। आसमान में स्कूल के ऊपर उसे वो निशान दिख गया, जलती हुई हरी खोपड़ी जिसमें से सांप की लपलपाती जीभ निकल रही थी। वो निशान जो प्राणभक्षी इमारत में दाखिल होते समय हमेशा पीछे छोड़ जाते थे जहां भी वे हत्या करते थे। ये कब प्रकट हुआ? डंबलडोर ने पूछा और अपना हाथ बहुत जोर से हैरी के कंधे पर रखकर कठिनाई से उठकर खड़े हुए। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे।
जब मैंने बिल्ली को बाहर निकाला था उस समय ये नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर की मंजिल पर गई। रोजमर्टा, हमें फौरन महल लौटना होगा, डंबलडोर ने कहा। हालांकि वे थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब वे संभल रहे थे। हमें झाड़ुओं की जरूरत है। मेरे पास बार के पीछे 2 झाड़ुएं हैं, उन्होंने कहा। वे बहुत डरी हुई दिख रही थीं। क्या मैं भागकर उन्हें ले आऊं? नहीं, ये काम हैरी कर सकता है। हैरी ने अपनी छड़ी तत्काल हवा में ऊपर उठाई। आगमनो रोजमर्टा की झाड़ुओं। पल भर बाद ही उसे शराब खाने के सामने वाले दरवाजे के खुलने का जोरदार धमाका सुनाई दिया। 2 झाड़ुएं तेजी से सड़क की तरफ उड़ती हुई आ रही थीं। वे हैरी के पास आकर रुक गईं और कमर की ऊंचाई पर ठहरकर हल्के से कांपती रही। डंबलडोर अपने सबसे पास वाली झाड़ू पर चढ़ते हुए बोले, रोजमर्टा, मेहरबानी करके मंत्रालय को संदेश भेज दो। हो सकता है कि हॉगवर्ट्स के भीतर किसी को भी अब तक ये एहसास नहीं हुआ हो कि कुछ गड़बड़ है। हैरी, अपना अदृश्य चोगा पहन लो। हैरी ने अपनी जेब से चोगा निकाला और झाड़ू पर सवार होने से पहले उसे अपने ऊपर डाल लिया। जब हैरी और डंबलडोर जमीन पर पैर मारकर हवा में ऊपर उठे, उससे पहले ही मैडम रोजमर्टा अपने शराब खाने की तरफ डगमगाती हुई चल दी थी। महल की तरफ तेजी से जाते समय हैरी कनखियों से डंबलडोर को देखता रहा। उनके गिरने की सूरत में वो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन लगता था जैसे मौत के निशान ने उन्हें शक्ति दे दी थी। वे अपनी झाड़ू पर झुके हुए थे। उनकी आंखें निशान पर जमी हुई थीं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी रात की हवा में उनके पीछे उड़ रहे थे। हैरी ने भी खोपड़ी के निशान की तरफ देखा और उसके भीतर डर किसी जहरीले बुलबुले की तरह फूलने लगा तथा उसके फेफड़ों पर दबाव डालने लगा, जिससे उसके दिमाग से बाकी सारी परेशानियां निकल गईं। वे लोग कितनी देर तक गायब रहे थे? क्या रॉन, हरमाइनी और जिनी की खुशकिस्मती अब तक खत्म हो चुकी होगी? क्या उनमें से किसी की मौत के कारण स्कूल के ऊपर मौत का निशान प्रकट हुआ होगा, या फिर नेविल, लूना या डीए के किसी अन्य सदस्य के कारण हुआ होगा? और अगर ऐसा था तो उसी ने उनसे गलियारों की पहरेदारी करने को कहा था। उसी ने उनसे अपने कमरे की सुरक्षा से बाहर निकलने को कहा था। क्या वो एक बार फिर किसी दोस्त की मौत का जिम्मेदार रहेगा? जब वे अंधेरी घुमावदार गली के ऊपर मुड़े जिस पर वे पहले चलकर गए थे, तो हैरी ने रात की हवा की सीटी के ऊपर डंबलडोर के दोबारा अजीब भाषा में बुदबुदाने की आवाज सुनी। उसे समझ में आ गया कि हॉगवर्ट्स की सीमा रेखा में आने के बाद उसकी झाड़ू एक पल के लिए क्यों कांपी थी। डंबलडोर उस जादू को हटा रहे थे जो उन्होंने खुद महल पर किया था, ताकि वे तेजी से अंदर पहुंच सकें। मौत का निशान खगोल शास्त्र की मीनार के ठीक ऊपर चमक रहा था, जो महल में सबसे ऊपर थी। क्या इसका मतलब यह है कि मौत वहीं हुई थी? तब तक डंबलडोर परकोटे को पार कर चुके थे और अब वे उतर रहे थे। हैरी कुछ पल बाद उनके पास उतर गया और उसने चारों तरफ देखा। परकोटा वीरान था। महल तक जाने वाली घुमावदार सीढ़ियों का दरवाजा बंद था। संघर्ष, मौत या लाश का कोई निशान नहीं था। इसका क्या मतलब है? हैरी ने ऊपर की तरफ दुष्टता से चमकती उस हरी खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिसमें से सांप की जीभ चमक रही थी। क्या यह असली निशान है? क्या कोई सचमुच मरा है, प्रोफेसर? निशान की हल्की हरी चमक में हैरी ने देखा कि डंबलडोर अपने काले हो चुके हाथ से अपना सीना पकड़े हुए थे। जाकर सीवियरस को जगा दो, डंबलडोर ने धीरे से लेकिन स्पष्टता से कहा। उसे बता देना कि क्या हुआ है और उसे मेरे पास ले आना। और कुछ मत करना, किसी से भी बात मत करना और अपने चोगे को मत हटाना। मैं यही इंतजार करूंगा। लेकिन तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरा आदेश मानोगे, हैरी। जाओ। हैरी जल्दी से उस दरवाजे की तरफ गया जो घुमावदार सीढ़ियों पर खुलता था, लेकिन अभी उसका हाथ दरवाजे की लोहे की घुंडी के करीब पहुंचा ही था कि तभी उसे दरवाजे की दूसरी तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर डंबलडोर की तरफ देखा, जिन्होंने उसे पीछे छिपने का इशारा किया। हैरी पीछे हट गया और डंबलडोर ने अपनी छड़ी निकाल ली। दरवाजा खुल गया। इसमें से कोई धड़धड़ाता हुआ आया और चिल्लाया, निरस्त्र भाव,
निरस्त्र भाव। हैरी का शरीर तत्काल सख्त और स्थिर हो गया। वो मीनार की दीवार से टिककर किसी मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। वो हिल या बोल नहीं सकता था। वो ये समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हुआ। निरस्त्र भाव तो स्थिरीकरण सम्मोहन नहीं है। फिर निशान की रोशनी में उसने डंबलडोर की छड़ी को कंगूरे के किनारे के ऊपर से उड़ता देख और समझ गया। डंबलडोर ने हैरी को अशाब्दिक मंत्र से स्थिर कर दिया था और उस सम्मोहन को करने में उन्हें जो एक पल का समय लगा था, उसमें उन्होंने खुद को बचाने का मौका गंवा दिया था। परकोटे से टिककर खड़े डंबलडोर का चेहरा बहुत सफेद था, लेकिन उन्होंने दहशत या परेशानी का कोई चिन्ह नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ अपने को निरस्त्र करने वाले की तरफ देखा और कहा, गुड इवनिंग ड्रेको। मेलफॉय आगे की तरफ बढ़ा और उसने चारों तरफ जल्दी से देखकर ये जांच कर ली कि वो और डंबलडोर अकेले थे। उसकी निगाह दूसरी झाड़ू पर पड़ी। यहां और कौन है? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। या तुम ये काम अकेले ही कर रहे हो? हैरी ने निशान की हरी चमक में मेलफॉय की पीली आंखों को डंबलडोर की तरफ जाते देखा। नहीं, उसने कहा, मेरे साथ और लोग भी हैं। आज रात को आपके स्कूल में प्राणभक्षी आ गए हैं। अच्छा अच्छा, डंबलडोर ने इस तरह कहा जैसे मेलफॉय उन्हें होमवर्क का कोई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिखा रहा हो। सचमुच बहुत बढ़िया। तो तुमने उन्हें अंदर लाने का कोई तरीका खोज लिया? हाँ, मेलफॉय ने हाँफते हुए कहा, आपकी नाक के नीचे, और आपको पता भी नहीं चला। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने कहा, लेकिन मुझे माफ करना, वे लोग कहाँ हैं? तुम तो अकेले दिख रहे हो। उन्हें आपके कुछ पहरेदारों ने रोक लिया है। वे लोग नीचे लड़ रहे हैं। उन्हें यहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं उनके आगे आगे आ गया हूं। मुझे एक काम करना है ना? डंबलडोर ने धीरे से कहा। अच्छा, तो फिर तुम्हें वो काम कर देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। खामोशी छा गई। हैरी अपने अदृश्य लकवाग्रस्त शरीर के भीतर कैद खड़ा खड़ा उन दोनों को घूरता रहा। दूर होने वाली प्राणभक्षियों की लड़ाई की आवाज सुनने के लिए उसने अपने कान चौकस कर लिए। उसके सामने ड्रेको मेलफॉय एल्बस डंबलडोर को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से मुस्कुराए। ड्रेको, ड्रेको, तुम हत्यारे नहीं हो। आपको कैसे मालूम? मेलफॉय ने तुरंत कहा। ऐसा लगा उसे ये एहसास हो गया कि उसके शब्द कितने बचकाने लग रहे होंगे। हैरी ने निशान की हरी चमक में उसके चेहरे को शर्म से लाल होते देखा। आप नहीं जानते कि मैं कितना कुछ कर सकता हूं, मेलफॉय ने ज्यादा सशक्त ढंग से कहा। आपको नहीं मालूम कि मैंने क्या किया है? ओह हां, मुझे मालूम है, डंबलडोर ने धीरे से कहा। तुमने केटी बेल और रोनाल्ड वीजली को लगभग वहीं मार दिया था। तुम पूरे साल हताशा से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। माफ करना ड्रेको, लेकिन वे कमजोर कोशिशें थीं, इतनी कमजोर कि सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि तुम दरअसल दिल से ये काम करना ही नहीं चाहते थे। मैं ये दिल से ये काम करना चाहता था, मेलफॉय ने उग्रता से कहा। मैं पूरे साल इसी की कोशिश कर रहा हूं और आज रात को। तभी महल में कहीं बहुत नीचे से आती एक दबी हुई चीख सुनाई दी। मेलफॉय सख्त हो गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई जमकर संघर्ष कर रहा है, डंबलडोर ने कहा। लेकिन तुम कह रहे थे। हां, तुम मेरे स्कूल में प्राणभक्षियों को लाने में कामयाब हो गए। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मुझे असंभव लगता था। तुमने ये काम किया कैसे? लेकिन मेलफॉय कुछ नहीं बोला। वो अब भी नीचे के शोर को सुनने की कोशिश कर रहा था और वो भी हैरी जितना ही लकवाग्रस्त दिख रहा था। शायद तुम्हें यह काम अकेले ही कर देना चाहिए, डंबलडोर ने सुझाव दिया। अगर मेरे पहरेदारों ने तुम्हारे समर्थकों को रोक दिया तो क्या होगा? जैसा तुम्हें शायद एहसास होगा, आज रात को यहां माया पंछी के समूह के सदस्य भी हैं और आखिर तुम्हें किसी मदद की जरूरत भी नहीं है। इस वक्त मेरे पास कोई छड़ी नहीं है। मैं अपना बचाव नहीं कर सकता। मेलफॉय उनकी तरफ बस घूरता रहा। जब मेलफॉय ना तो हिला ना ही कुछ बोला तो डंबलडोर बोले, अच्छा, तो तुम तब तक कुछ करने से डर रहे हो जब तक कि वे तुम्हारे साथ ना आ जाएं? मुझे डर नहीं लग रहा है, मेलफॉय गुर्राया। हालांकि उसने इसके बावजूद डंबलडोर पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। डर तो आपको लगना चाहिए। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारोगे ड्रेको। किसी की हत्या करना उतना आसान नहीं है,
जितना कि मासूम लोग समझते हैं। इसलिए अपने दोस्तों का इंतजार करते समय मुझे बताओ, तुम उन्हें यहां तक कैसे ले आए? तुम्हें यह काम करने में बहुत समय लंबा लग गया? मैल्फॉय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्लाने या उल्टी करने की इच्छा को रोक रहा हो। उसने थूक गटका और कई गहरी सांसें ली। फिर उसने डंबलडोर की ओर गुस्से से घूरकर अपनी छड़ी सीधे उनके सीने की तरफ तान दी। फिर जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहा हो, उसने कहा, मुझे उस गायब होने वाली टूटी अलमारी को सुधारना था जिसका इस्तेमाल किसी ने बरसों से नहीं किया था। वो वाली जिसमें मॉन्टेग्यू पिछले साल गायब हो गया था। आह आह! डंबलडोर की आहट दर्द से भरी थी। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। यह बहुत चतुराई भरा काम था। मुझे लगता है कि वो अलमारी जोड़ी वाली थी। दूसरी अलमारी बोर्गिन एंड वर्क्स में है, मैल्फॉय बोला, और उनके बीच एक तरह का रास्ता बना हुआ है। मॉन्टेग्यू ने मुझे बताया कि वो हॉगवर्ट्स वाली अलमारी में फंसा हुआ था। कई बार उसे स्कूल की गतिविधियां सुनाई देती थीं और कई बार उसे दुकान में हो रही बातें सुनाई देती थीं, जैसे अलमारी स्कूल और दुकान के बीच यात्रा कर रही हो, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार वो अंतर्ध्यान होने में कामयाब हो गया। हालांकि तब तक उसने इसका टेस्ट पास नहीं किया था। वो इस काम को करते समय मरते मरते बचा। सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं ही था जिसे इसका महत्व समझ में आया। यहां तक कि बोर्गिन भी इसका महत्व नहीं जानता था। सिर्फ मुझे ही ये एहसास हुआ कि अगर मैं टूटी हुई अलमारी को ठीक कर दूं तो उन अलमारियों के माध्यम से हॉगवर्ट्स में आया जा सकता है। बहुत बढ़िया, डंबलडोर बुदबुदाया। तो प्राणभक्षी बोर्गिन एंड वर्क्स से स्कूल में तुम्हारी मदद के लिए आ सकते थे। चतुराई भरी योजना थी, बहुत चतुराई भरी योजना थी, और जैसा तुमने कहा, ठीक मेरी नाक के नीचे थी। हाँ, मैल्फॉय ने कहा, जिसे डंबलडोर की तारीफ से साहस और राहत मिली थी। हाँ, ये चतुराई भरी थी। लेकिन कई ऐसे समय थे, डंबलडोर ने आगे कहा, जब तुम्हें यकीन नहीं था कि तुम अलमारी को सुधार पाओगे, और तब तुम घटिया काम करने लगे, जैसे शापित हार मेरे पास भिजवाने लगे, जिसका गलत हाथों में पड़ना तय था। उस शराब में जहर मिला दिया जिसके बारे में बहुत कम संभावना थी कि वो मुझ तक पहुंचेगी। हाँ, देखिए, लेकिन आपको फिर भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे कौन था, है ना? मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। जब डंबलडोर परकोटे पर थोड़ा नीचे सरके, उनके पैरों की ताकत स्पष्ट रूप से कम हो रही थी। हैरी बेकार में उस सम्मोहन से आजाद होने की कोशिश करता रहा जो उसे बांधे हुए था। सच कहूं तो मुझे ये एहसास हो गया था, डंबलडोर ने कहा। मुझे यकीन था कि ये तुम्हारा ही काम था। मैल्फॉय ने पूछा, तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी ड्रेको। प्रोफेसर स्नेप मेरे आदेश पर तुम पर नजर रख रहे थे। वे आपके आदेशों पर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरी मां से वादा किया था। जाहिर है उन्होंने तुम्हें यही बताया होगा ड्रेको, लेकिन मूर्ख बूढ़े आदमी, वे डबल एजेंट हैं। वे आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको तो बस ये लगता है। ड्रेको, इस बारे में हमारी राय भिन्न है। मैं प्रोफेसर स्नेप पर भरोसा करता हूं। तब तो आप बड़ा गलत करते हैं, मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। वे मेरी बहुत मदद करने का प्रस्ताव रख रहे थे। वे सारा श्रेय खुद लेना चाहते थे, इस काम में हिस्सा बटाना चाहते थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही वो हार वाला काम किया? वो बड़ा मूर्खतापूर्ण काम था, इससे सब कुछ चौपट हो जाता। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं आवश्यकता कक्ष में क्या कर रहा हूं। जब तक वे कल सुबह जागेंगे तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, और तब वे शैतानी शहनशाह के सबसे प्रिय प्राणभक्षी नहीं रहेंगे। वे मेरी तुलना में कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं। बहुत ही संतुष्टिदायक, डंबलडोर ने धीरे से कहा। जाहिर है हम सभी अपनी कड़ी मेहनत के बदले में प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई तुम्हारा साथी भी होगा, कोई हॉक्समीड में होगा जिसने केटी को वो हार। आह आह! डंबलडोर ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाया जैसे वे सोने वाले हों। जाहिर है रोजमर्टा, वो कब से सम्मोहन शाप में है? आखिरकार आप जान ही गए, है ना? मैल्फॉय ने ताना मारते हुए कहा। नीचे से एक और चीख सुनाई दी जो पिछली वाली चीख से ज्यादा तेज थी। मैल्फॉय ने घबराकर दोबारा पीछे देखा, फिर डंबलडोर की तरफ मुड़ा, जिन्होंने आगे कहा,
तो बेचारी रोजमर्टा को अपने ही बाथरूम में छिपने और वो हार हॉगवर्ट्स की किसी भी अकेली विद्यार्थी को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जहर मिली शराब। जाहिर है रोजमर्टा ने स्लगहॉर्न को बोतल भेजने से पहले उसमें जहर मिला दिया होगा। उसने सोचा होगा कि वे मुझे क्रिसमस पर तोहफे में ये देंगे। हाँ, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही साफ सुथरा। बेचारा मिस्टर फिल्च, जाहिर है रोजमर्टा की भेजी बोतल की जांच नहीं करेगा। मुझे बताओ, तुम रोजमर्टा के साथ बातचीत कैसे कर रहे थे? मुझे लग रहा था कि स्कूल से अंदर बाहर होने वाले संप्रेषण के सभी तरीकों पर नजर रखी जा रही थी। सम्मोहित सिक्के, मेलफॉय ने कहा, जैसे वो बोलते रहने के लिए मजबूर हो। हालांकि उसका छड़ी वाला हाथ बुरी तरह कांप रहा था। एक मेरे पास था और दूसरा उसके पास था। इस तरह मैं उसे संदेश भेज सकता था। क्या ये संप्रेषण का वही खुफिया तरीका नहीं है जो पिछले साल खुद को डंबलडोर की सेना कहने वाले विद्यार्थियों ने इजाद किया था? डंबलडोर ने कहा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हैरी ने देखा कि ये कहते समय वे दीवार पर 1 इंच नीचे फिसल गए। हाँ, मेरे दिमाग में ये विचार वहीं से आया था, मेलफॉय ने विकृत मुस्कान से कहा। शराब में जहर मिलाने का विचार मुझे बदजात ग्रेंजर से मिला था। मैंने उसे लाइब्रेरी में ये बोलते सुना था कि फिल्च काढ़ों को नहीं पहचान सकता। डंबलडोर ने कहा, मेहरबानी करके मेरे सामने उस अपशब्द का प्रयोग मत करो। मेलफॉय कठोर हंसी हंसा। जब मैं आपको मारने वाला हूं उस समय भी आपको मेरे बदजात शब्द कहने की परवाह है? हाँ, मुझे है, डंबलडोर ने कहा। और हैरी ने देखा कि उनके पैर फर्श पर थोड़े फिसल गए जब उन्होंने लड़खड़ाकर सीधे खड़े होने की कोशिश की। लेकिन जहां तक मुझे मारने की बात है ड्रेको, तो तुम्हारे पास कई मिनट का समय था। हम बिल्कुल अकेले हैं। मैं बिल्कुल असहाय हूं, इतना असहाय कि तुमने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन इसके बावजूद तुमने अब तक ये काम नहीं किया है। मेलफॉय का मुंह न चाहते हुए भी विकृत हो गया, जैसे उसने कोई बहुत कड़वी चीज निगल ली हो। अब आज रात के बारे में, डंबलडोर ने आगे कहा, मुझे थोड़ी हैरानी है कि ये कैसे हुआ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्कूल से चला गया हूं? लेकिन जाहिर है उन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। रोजमर्टा ने मुझे जाते हुए देख लिया था। मुझे यकीन है कि उसने खुफिया सिक्कों से तुम्हें संदेश दे दिया होगा। यह सही है, मेलफॉय ने कहा, लेकिन उसने कहा था कि आप बस एक ड्रिंक लेने गए हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से ड्रिंक लेने ही गया था और मैं एक तरह से लौट आया हूं, डंबलडोर बुदबुदाए। तो तुमने मेरे लिए एक जाल बिछाने का फैसला कर लिया? मेलफॉय बोला, हमने फैसला किया कि हम मीनार के ऊपर मौत का निशान बना देते हैं और आपको जल्दी से यहां बुलवा लेते हैं। हमें उम्मीद थी कि आप ये देखने के लिए सीधे यहीं आएंगे कि कौन मर गया है, और आपने देखा हमारी चाल कामयाब हो गई। देखो, हाँ और नहीं, डंबलडोर ने कहा, लेकिन मैं इसका मतलब ये समझूं कि कोई नहीं मरा है। कोई न कोई तो मरा है, मेलफॉय ने कहा, और ये कहते समय उसकी आवाज ऊंची हो गई। कोई आपके दल का था। मुझे नहीं पता कि कौन था। वहां अंधेरा था। मैं उसके शरीर को लांघ कर निकला था। आपके लौटने तक मुझे यहां आपका इंतजार करना था, लेकिन आपके समूह के लोग बीच में आ गए। हाँ, उन्होंने ऐसा किया होगा, डंबलडोर ने कहा। नीचे से एक धमाका और चीखें सुनाई दी जो पहले से तेज थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अब उस जगह तक आने वाली घुमावदार सीढ़ियों पर लड़ रहे थे जहां डंबलडोर, मेलफॉय और हैरी खड़े हुए थे। हैरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई मर गया था। मेलफॉय उसके शरीर को लांघ कर आया था, लेकिन वो कौन था? चाहे जो हो, समय बहुत कम है, डंबलडोर ने कहा। तो अब हम तुम्हारे विकल्पों के बारे में विचार करते हैं, ड्रेको। मेरे विकल्प? मेलफॉय ने जोर से कहा। मेरे हाथ में छड़ी है, मैं आपको मारने ही वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, उस बारे में हम कोई मुगालता नहीं रखते हैं। अगर तुम मुझे मारने वाले होते तो तुम ये काम तभी कर देते जब तुमने मुझे निरस्त्र किया था। तुम तरीकों और साधनों के बारे में ये मजेदार बातचीत नहीं करते। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेलफॉय ने कहा, और उसका चेहरा डंबलडोर जितना ही सफेद हो गया। मुझे ये काम करना ही है। वे मुझे मार डालेंगे। वे मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूं, डंबलडोर ने कहा, वरना तुम ही सोचो
मैंने तुमसे पहले सवाल जवाब क्यों नहीं किया? मैं जानता था कि अगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को यह एहसास हो जाता कि मैं तुम पर शक करता हूं तो तुम्हारी हत्या हो जाती। मैलफॉय नाम सुनकर चिहुका। मैं तुमसे उस मिशन के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जो मैं जानता था कि उसने तुम्हें सौंपा था। मुझे डर था कि वो तुम्हारे खिलाफ गुप्त घुसपैठ का प्रयोग कर रहा होगा। डंबलडोर ने आगे कहा, लेकिन अब आखिरकार हम एक दूसरे से साफ साफ बोल सकते हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। हालांकि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे गैर इरादतन शिकार बच गए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ड्रेको। नहीं, आप नहीं कर सकते, मैलफॉय ने कहा, और उसका छड़ी वाला हाथ अब बहुत बुरी तरह कांपने लगा। कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे ये काम करने को कहा था, वरना वे मुझे जान से मार डालेंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सही पाले में आ जाओ ड्रेको। हम तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छी तरह छिपा सकते हैं। यही नहीं, मैं माया पंछी के समूह के सदस्यों को आज रात तुम्हारे घर भेजकर तुम्हारी मां को भी कहीं छिपवा सकता हूं। तुम्हारे डैडी इस वक्त अज़काबान में सुरक्षित हैं। समय आने पर हम उनकी भी रक्षा कर सकते हैं। सही पाले में आ जाओ ड्रेको, तुम हत्यारे नहीं हो। मैलफॉय ने डंबलडोर की तरफ घूरा। लेकिन मैं इतनी दूर तक तो आ गया हूं, है ना? उसने धीरे से कहा। उन्हें लग रहा था कि मैं ये कोशिश करते हुए मारा जाऊंगा, लेकिन मैं यहां हूं और आप मेरे वश में हैं। छड़ी मेरे हाथ में है। आप मेरी मेहरबानी पर हैं। नहीं ड्रेको, डंबलडोर ने धीरे से कहा, इस वक्त तुम्हारी नहीं, मेरी मेहरबानी मायने रखती है। मैलफॉय कुछ नहीं बोला। उसका मुंह खुला हुआ था। उसका छड़ी वाला हाथ अब भी कांप रहा था। हैरी को लगा कि हाथ थोड़ा सा नीचे हो गया था, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी और एक पल बाद मैलफॉय को रास्ते से धक्का दिया गया। जब काले दुशालों में 4 लोग दरवाजे से होते हुए परकोटे पर आ गए, हैरी अब भी बिल्कुल स्थिर था। उसने बिना पलकें झपकाए दहशत में 4 अजनबियों को देखा। ऐसा लग रहा था कि प्राणभक्षी नीचे का युद्ध जीत गए थे। अजीब से दिखने वाले एक आदमी ने घरघराई हुई हंसी निकाली। डंबलडोर फंस गए, उसने कहा, और वो एक मोटी नाटी औरत की तरफ मुड़ा जो उसकी बहन जैसी दिख रही थी और उत्सुकता से मुस्कुरा रही थी। डंबलडोर बिना छड़ी के? डंबलडोर अकेले? बहुत बढ़िया ड्रेको, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एमिकस, डंबलडोर ने शांति से कहा, जैसे उस आदमी का टी पार्टी में स्वागत कर रहे हो। और तुम अलेक्टो को भी ले आए हो? बहुत बढ़िया। औरत ने गुस्से भरी आवाज निकाली। उसने ताना मारते हुए कहा, आपको लगता है कि आपके ये मजाक मृत्यु शैया पर आपकी मदद करेंगे? मजाक? नहीं नहीं, ये तो शिष्टाचार है, डंबलडोर ने जवाब दिया। काम तमाम कर दो, हैरी के सबसे करीब खड़े अजनबी ने कहा, जो लंबा चौड़ा था। उसके बाल उलझे हुए और मूछें भूरी थीं। उसके काले दुशाले बहुत कसे हुए थे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसी हैरी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये भौंकने जैसी थी। हैरी को उसके पास से धूल, पसीने और खून की तेज बदबू आ रही थी। उसके गंदे हाथों में लंबे पीले नाखून थे। क्या तुम हो फेनरिर? डंबलडोर ने पूछा। सही पहचाना, उस व्यक्ति ने कहा। मुझे देखकर खुश हुआ डंबलडोर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ। फेनरिर ग्रेबैक मुस्कुराया और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। उसकी ठुड्डी पर खून बह रहा था और वो अपने होंठ भद्दे तरीके से धीरे धीरे चाट रहा था। लेकिन डंबलडोर, आप तो जानते ही हो कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम अब बिना पूर्णिमा के भी हमला करने लगे हो? ये बहुत ही अस्वाभाविक है। तुम्हें इंसानी गोश्त का ऐसा स्वाद लग गया है कि तुम 1 महीने में एक बार से ही संतुष्ट नहीं हो। सही कहा, ग्रेबेक ने कहा। इससे आपको सदमा लगा है ना डंबलडोर? आप डर गए? देखो, मैं ये नाटक तो नहीं करूंगा कि इससे मुझे हिकारत नहीं हुई, डंबलडोर ने कहा। और हाँ, मुझे इस बात पर थोड़ा सदमा जरूर लगा है कि ड्रैको ने तुम्हें उस स्कूल में आमंत्रित किया है जहां उसके दोस्त रहते हैं। मैंने नहीं किया, मैलफॉय ने कहा। वो ग्रेबेक की तरफ नहीं देख रहा था।
लगता था वो उसकी तरफ देखना चाहता भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो आने वाला है। मैं हॉगवर्ट्स की यात्रा का प्रलोभन कैसे छोड़ सकता था डम्बलडोर? ग्रेबेक ने दांत किटकिटाते हुए कहा, यहाँ कितने सारे नाजुक गले हैं जिन्हें मैं काट सकता हूं। जायकेदार जायकेदार। और वो एक पीला नाखून अपने सामने वाले दांत पर रखकर डम्बलडोर की तरफ देखकर हंसने लगा। अब खाने के बाद मैं मिठाई की जगह आपको खा सकता हूं डम्बलडोर। नहीं, चौथे प्राणभक्षी ने तेजी से कहा। उसका चेहरा भारी और क्रूर था। हमें आदेश मिला है, ये काम ड्रेको को ही करना है। ड्रेको, अब जल्दी करो। मेलफॉय के चेहरे पर अब पहले से भी कम संकल्प दिख रहा था। वो दहशत में आ रहा था जब उसने डम्बलडोर के चेहरे को देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा पीला और नीचे हो गया था, क्योंकि वे परकोटे की दीवार पर और नीचे फिसल गए थे। वैसे भी अगर मुझसे पूछो तो वे ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, अजीब से आदमी ने कहा, जब उसकी बहन उसकी बात पर हंसी। उनकी तरफ देखो, आपको क्या हुआ है डम्बी? ओ एमिकस, कमजोर प्रतिरोध, हाथ पैर धीमे चलना, डम्बलडोर ने कहा। संक्षेप में कहूं तो बुढ़ापा। शायद एक दिन ये तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम खुशकिस्मत रहे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? प्राणभक्षी चीखा और अचानक हिंसक हो गया। हमेशा ऐसी ही बातें करते हो डम्बी। बातें करते हो और करते कुछ नहीं हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि शैतानी शहनशाह तुम्हें मारने का कष्ट क्यों कर रहे हैं। चलो ड्रेको, उस काम को कर दो। लेकिन उसी समय नीचे से जूझने की आवाज आई और एक आवाज चिल्लाई, उन्होंने सीढ़ियों पर बाधा खड़ी कर दी है। लघु तो, लघु तो। हैरी का दिल उछलने लगा। तो इन चारों ने सभी विरोधियों को खत्म नहीं किया था, बल्कि वे तो लड़ाई छोड़कर मीनार के ऊपर तक आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने पीछे किसी तरह का बैरियर बना दिया था। ड्रेको जल्दी, क्रूर चेहरे वाले आदमी ने गुस्से से कहा। लेकिन मेलफॉय का हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वो निशाना भी नहीं साध सकता था। ये काम मैं करता हूं, ग्रेबैक गुर्राया और अपने हाथ फैलाकर तथा दांत खोलकर डम्बलडोर की तरफ बढ़ा। मैंने कहा, नहीं। क्रूर चेहरे वाला आदमी चिल्लाया। रोशनी की एक चमक हुई और नर भेड़िया दूर उड़ गया। वो परकोटे से जा टकराया और गुस्से में दिखने लगा। हैरी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यह असंभव लग रहा था कि कोई उसके दिल के धड़कने की आवाज नहीं सुन सकता था। वो डम्बलडोर के मंत्र के कारण कैद था। अगर वो हिल भी सकता तो वो चोगे के नीचे से शाप दे सकता था। ड्रेको, इसे कर दो या फिर एक तरफ हट जाओ, ताकि हम में से कोई औरत चीखी। लेकिन ठीक उसी समय परकोटे वाला दरवाजा खुल गया। वहां स्नेप खड़े थे। उनकी छड़ी उनके हाथ में थी और वे सामने के दृश्य को देख रहे थे। डम्बलडोर दीवार से टिके खड़े थे और गुस्सैल नरभेड़िए सहित 4 प्राणभक्षी तथा मेलफॉय उनके सामने खड़े थे। एक समस्या आ गई है स्नेप, एमिकस ने कहा, जिसकी आंखें और छड़ी डम्बलडोर पर टिकी हुई थीं। लड़का ये काम नहीं कर पा रहा। लेकिन किसी और ने स्नेप का नाम धीरे से पुकारा था। सीवेरस। उस पूरी शाम के सभी डरावने अनुभवों में हैरी को ये आवाज ही सबसे ज्यादा डरावनी लगी। पहली बार डम्बलडोर आग्रह कर रहे थे। स्नेप ने कुछ नहीं कहा, बल्कि आगे बढ़कर मेलफॉय को धक्का देकर रास्ते से दूर हटा दिया। तीनों प्राणभक्षी बिना कुछ कहे रास्ते से हट गए, यहां तक कि नरभेड़िया भी हट गया। स्नेप ने एक पल के लिए डम्बलडोर की तरफ घूरा। स्नेप के चेहरे की सख्त लकीरों में हिकारत और नफरत साफ झलक रही थी। सीवेरस, प्लीज। स्नेप ने अपनी छड़ी उठाई और सीधे डम्बलडोर की तरफ तान दी। मृत्युदंशम। स्नेप की छड़ी के सिरे से हरी रोशनी की एक लहर निकली और डम्बलडोर के सीने से जा टकराई। हैरी की दहशत में निकली चीख कोई नहीं सुन पाया। वो डम्बलडोर को हवा में उड़ते देखता रहा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे चमकती खोपड़ी के नीचे स्थिर हो गए हों। फिर वे धीरे से पीछे की तरफ गिरे और किसी बड़े गुड्डे की तरह परकोटे से नीचे गिरकर ओझल हो गए।